देखो स्टार्ट करेंगे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसका कंसेप्ट बहुत सीधा सीधा है। मान लो ये दो लोग हैं और ये दोनों आपस में कोई सामान खरीदते बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई कमोडिटी बेची। ठीक है, सो मिस्टर ए विल बी द सेलर, कौन हो जाएंगे? सेलर। एंड मिस्टर बी विल बी द परचेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, 2 + 2 4 वाली इक्वेशन, बस सिंपल। अब मिस्टर बी इज लायबल टू पे मिस्टर ए अ सर्टेन सम ऑफ मनी। कुछ ना कुछ तो पेमेंट करेंगे ना। यहां पे ये होता है कि हम पेमेंट नहीं करते बल्कि एक तरह के वादा करते हैं कि हम आपको 2 महीने बाद ये पैसा दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये गुड्स है 10,000 रुपीज के। हम ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इस पूरे जितना भी लेक्चर इस टॉपिक से रिलेटेड होगा वहां पे यही एग्जाम्पल लेंगे। मिस्टर बी को 10,000 रुपए का सामान मिस्टर ए ने दिया, तो अब मिस्टर बी इज लायबल टू पे 10,000 टू मिस्टर ए। लेकिन यहाँ पे मिस्टर बी मिस्टर ए से ये कहते हैं हम तुमसे वादा करते हैं हम तुम्हें 2 महीने बाद पैसा दे देंगे। तो मिस्टर ए क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक तरह का लेटर टाइप का लिखेंगे बिल, कि जिसमें लिखा होगा कि आई मिस्टर ए मिस्टर बी की तरफ से लिखेंगे, आई मिस्टर बी प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए ही लिखेंगे। आई मिस्टर ए मिस्टर बी प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए 10,000 रुपीज आफ्टर 2 months। और ये कागज इनके पास आ जाएगा। ये इस कागज यहाँ पे अपना साइन कर देंगे, ए जो है अपना साइन कर देंगे। ये कागज जब यहाँ आएगा तो ए की साइन ऑलरेडी होगी। बी कहेंगे ठीक है, आई एग्री टू दिस टर्म्स एंड कंडीशन। बी भी यहाँ पे अपनी साइन कर देंगे एंड दिस विल बिकम द बिल। This will become the bill. So you have to make clear that seller will be the drawer and purchaser will be the drawee. If anyone asks you who is the drawer, drawer is the person who is to receive the money and who is the seller of the goods. Drawee is the person who will pay the goods, who will pay for the goods that he had purchased. ठीक है ना, तो drawer drawee हो गया। अब एक वर्ड और आता है पेई। पेई आता है इंडोर्समेंट के केस में। जब हम वर्ड पेई इस्तेमाल करते हैं तो पेई आता है इंडोर्समेंट के केस में, जिसको पैसा दिया जाए। यहां पे तो ड्रॉअर को ही मिल रहा है। अगर ये बिल नेगोशिएट हो जाता, अभी आगे हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे, अगर ये नेगोशिएट हो जाता तो पेई को रिसीव करना पड़ता पैसा। तो पेई इज द पर्सन हु रिसीव्स द मनी। यहाँ पे ड्रॉअर क्योंकि वो खुद ही है तो वही इस बिल के पेई भी मान लिए जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और इसका जो जिक्र किया गया है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 8 के तहत ही कहा गया है। होल्डर के बारे में, द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट promissory note of the check is the person who is entitled in his own name to the possession thereof and to receive or recover the amount due thereon from the party thereto। सेक्शन 8 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है कि जिसके पास भी ये पैसा होगा, मतलब जो बिल होगा, वो दूसरे आदमी को उस पैसे को देगा और ड्रॉअर या पेई उस पैसे को रिसीव कर रहे होंगे। क्लियर हो गया यहां तक बात? देन दूसरा कंसेप्ट हमारे सामने आज आएगा, दैट इज ड्यू डेट। What is due date? Due date is the date on which the bill comes to an end। जहां पे ये वादा पूरा हो जाएगा। इन्होंने कहा था 2 महीने, हम 2 महीने के बाद तुम्हें पेमेंट करेंगे, और ये कब कहा था? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी के 2 महीने के बाद ये बिल खत्म हो जाएगा, when the payment will be made by Mr. B to Mr. A। सो 2 महीने बाद क्या कहलाएगा? ड्यू डेट। एक बात को समझना पड़ेगा, ड्यू डेट में 3 दिन हमेशा और जोड़ते हैं, उसको कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस। कंपल्सरीली यू हैव टू ऐड 3 days टू योर ड्यू डेट, और इन दोनों को मिला के बनती है एक्चुअली ड्यू डेट। इसको मैच्योरिटी डेट भी कहा जाता है। ड्यू डेट के को लेके 2 रूलिंग्स हैं, 2 रूल्स हैं ड्यू डेट को लेके। पहला रूल ये है कि अगर जिस दिन ड्यू डेट पड़ रही, मान लो वो है 26 जनवरी, दैट इज अ गजेटेड हॉलीडे, ये ऑफिशियल हॉलीडे है, तो एक दिन पहले हो जाएगी वो डेट। लेकिन अगर इमरजेंसी पड़ गई, जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन कोई इमरजेंसी छुट्टी पड़ गई, तो ड्यू डेट एक दिन के बाद हो जाएगी, लेटर। क्लियर? मान लो फॉर एग्जाम्पल इस केस में 4 जुलाई पड़ रही है ड्यू डेट, और 4 जुलाई को कोई इमरजेंसी छुट्टी पड़ जाती है, तो डेट हो जाएगी 5 जुलाई। Am I clear? पक्का? तो ये है ड्यू डेट के बेसिक कंसेप्ट्स। अब हम कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी ड्यू डेट है बिल की 1 जनवरी सन 2017 और 2 महीने बाद की ड्यू डेट है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं 1
जनवरी 2017 और 2 महीने बाद की ड्यू डेट है, 2 months लेटर। तो देखिए जनवरी है, जनवरी को काउंट नहीं करो, फरवरी मार्च, जनवरी पूरा छोड़ देंगे, फरवरी मार्च 2 महीने हो गए, 3 दिन ग्रेस के, 4 इसके ड्यू डेट क्या हो गई, 4 मार्च, 2 महीना। इसी तरीके से मान लो हमारे सामने 30 जनवरी है, 30 जनवरी अगर है हमारे सामने तो 30 जनवरी का क्या हो जाएगा, 1 महीने बाद का है। अगर मान लो ये 30 जनवरी है, 30 जैन और 1 महीना है, तो जनवरी तो खत्म हो गया, फरवरी 1 महीना, 3 दिन और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 3 मार्च। ठीक, इसी तरीके से मान लो है 1 दिसंबर, ये तो महीने हो गए, अब आगे 1 दिसंबर, 1 दिसंबर मान लो ईयर है 2016 और 60 डेज है, तो अब यहां पे हम डेज जोड़ेंगे। ठीक है, जब हम डेज जोड़ेंगे तो हमारे सामने आएगा 60 डेज जोड़ने के बाद 3 दिन जोड़ने के बाद 2 फरवरी, 2 फरवरी 2017। क्लियर? अगर डेज में है ये दिन, मतलब जो हमने वादा किया यहाँ पे वो डेज में है, तो डेज के हिसाब से जोड़ के 3 दिन जोड़ेंगे। अगर मंथ में तो वो महीना छोड़ देंगे, उसके अगले महीने से हम दिन गिनेंगे, उसके अगले महीने से हम मंथ गिनना शुरू करेंगे और देन उसमें हम 3 दिन जोड़ देंगे डेज ऑफ ग्रेस के, तो एक्चुअल ड्यू डेट हमारे सामने आ जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? ये हो गया।